अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और पेपर कोड है P1B बायो। मैं हूं प्रोफेसर इलियास। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। जी, इसका सही ऑप्शन है अल्फा, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, फ्लैजेला एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सही आंसर इसका अल्फा। जिसकी वजह यह है, इस वक्त प्लांट सेल आपके सामने है। इस प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, फ्लैजेला और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, लिहाजा इसका सही आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही ऑप्शन था बीटा, फॉस्फोलिपिड्स। इसकी वजह क्या है? देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड म्यूजिक मॉडल स्ट्रक्चर हमारे सामने है और इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स वाला ऑप्शन है कि सबसे ज़्यादा जो लिपिड पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये तमाम जो बाइलेयर आपको नज़र आ रही है ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। इसमें प्रोटीन्स भी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स की मिकदार सबसे ज़्यादा है। दूसरे लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, अल्फा ऑप्शन। इसकी वजह क्या है? देखें, हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें प्रोटीन्स 60 to 80% होती हैं और लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40% है। ये फॉस्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर है ये सारे लिपिड्स मिलके सिर्फ 20 to 40% बनाते हैं, जबकि इसमें ये वाली जो प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ये तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। लिहाजा इसका सही ऑप्शन है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सही ऑप्शन था डेल्टा, 7 नैनोमीटर्स। सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो वेरी करती है 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर्स के दरमियान में। लिहाजा यहाँ पर चूंकि 7 नैनोमीटर्स का ऑप्शन है, लिहाजा सही इसका ऑप्शन आएगा 7 नैनोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द मिडल लमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। सही ऑप्शन है बीटा, पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जी, ज़रा यहाँ पर हम मिडल लमेला की तरफ चलते हैं। देखें, ये 3 सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों प्लांट सेल्स हैं और उनमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल ये दिखाई हुई है। साथ ही मिडल लमेला जो है वो भी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। मिडल लमेला जो है ये 2 एडजेसेंट सेल वॉल्स को एडजॉइन करता है और मिडल लमेला के अंदर ज़्यादातर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट पाए जाते हैं जो कि एडजेसेंट सेल वॉल्स के दरमियान सीमेंटिंग का काम करते हैं, यानी उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ। सही ऑप्शन था अल्फा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। जी, इसकी वजह क्या है? देखें, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर ये 4 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नाम है ट्यूबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड एक्टिन। इन 4 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ट्यूबुलिन और दूसरी डायनिन, जबकि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रिंसिपल प्रोटीन है उसका नाम ट्यूबुलिन है। लिहाजा सही ऑप्शन इसका ट्यूबुलिन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबॉइड मूवमेंट्स। यानी मुंदरजा झैल में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि अमीबॉइड मूवमेंट का बायस बनता है? जी, सही ऑप्शन था इसका चार्ली, माइक्रोफिलामेंट्स। जी, हमने साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स की 3 बड़ी टाइप्स पढ़ी हुई हैं, उनमें से एक टाइप माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये देखें, ये एक अमीबा है और अमीबा की सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी जानिब इनर सरफेस के साथ ये अटैच्ड होते हैं। बेशुमार इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो कि अमीबा की सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी जानिब ये अटैच्ड हैं। ये तमाम माइक्रोफिलामेंट्स मिलके एक साइक्लोसिस नामी एक मूवमेंट पैदा करते हैं, जिससे अमीबा के एक साइड पर एक प्रोजेक्शन अपीयर होता है जिसे हम ज़ूडोपोडियम कहते हैं और वो एक साइड की तरफ फ्लो हो जाता है और अल्टीमेटली वो उस जानिब मूव कर जाता है। सो इसका सही ऑप्शन था माइक्रोफिलामेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुंदरजा झैल में से एक फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है जी, प्रोटीन सिंथेसिस। हम ये जानते हैं कि एससीआर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, बल्कि एससीआर जो हैं उनके फंक्शंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है और वो फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आरईआर करते हैं। लिहाजा इसका सही ऑप्शन था बीटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है राइबोसोम्स अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल एक्सेप्ट। सही ऑप्शन था डेल्टा ग्लाइकोजन। इसका मीनिंग ये है कि राइबोसोम्स जो हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं वो मुंदरजा झैल में से तमाम चीज़ें सिंथेसाइज करते हैं मां सिवाय एक के, और वो एक चीज़ जो सिंथेसाइज नहीं करते वो ग्लाइकोजन है जी। ज़रा ये देखें, लाइपेज, एंटीबॉडीज और इंसुलिन, ये तीनों प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन है, एंटीबॉडीज जो हैं वो भी हम जानते हैं कि वो भी प्रोटीन्स हैं, लाइपेज जो है ये भी एक प्रोटीन है चूँकि ये एक एंजाइम है। तो ये तमाम प्रोटीन्स हैं और तमाम प्रोटीन्स हम जानते हैं कि वो आरईआर यानी राइबोसोम्स जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, जबकि ग्लाइकोजन जो डेल्टा ऑप्शन था ये एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का राइबोसोम्स के साथ सिंथेसिस के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इसका सही ऑप्शन डेल्टा ग्लाइकोजन है। क्वेश्चन नंबर 10 है सिस्टर्नी इज मेड अप ऑफ। सही ऑप्शन था इसका चार्ली, लिपोप्रोटीन्स। यानी सिस्टर्नी जो है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो लिपोप्रोटीन से बने हुए हैं। ये ज़रा इसको समझने के लिए आप लोग ये देखें कि इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। देखें, जितनी भी मेम्ब्रेन्स, भले वो सेल मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जो न्यूक्लियस के गिर्द जो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स यानी जो गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती हैं, और इसके अलावा साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तमाम मेम्ब्रेन्स जो हैं इन्हें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव सेम केमिस्ट्री। तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की एक ही केमिस्ट्री है, दैट इज मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स। वो सारी की सारी लिपिड्स और प्रोटीन्स से बनी होती हैं। लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40% और प्रोटीन्स जो हैं वो 60 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपीयर टू बी ट्यूबुलर इन अपीयरेंस। जी, इसका सही ऑप्शन था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी, ज़रा इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसमें साइड पर ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं। लिखा भी हुआ है कि ट्यूब्यूल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ट्यूबुलर अपीयरेंस देता है, बाकी नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी, मुंदरजा झैल में से एक स्टेटमेंट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वो इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है। ए पर है, इसका सही ऑप्शन अल्फा था, यानी आरईआर इज मोर देन एसईआर इन एडियापोज टिश्यू, कि जो आरईआर हैं वो एसईआर से ज़्यादा होते हैं एडियापोज टिश्यू के अंदर। जी, अब सुने कि जो यहाँ पर ज़रा इस स्टेटमेंट को देखें कि एज एसईआर टेक पार्ट इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट्स व्हाई एन एडियापोज टिश्यू हैज़ हायर प्रोपोर्शन ऑफ एसईआर। चूँकि एसईआर जो हैं वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, लिहाजा एडियापोज टिश्यू के अंदर ज़्यादा एसईआर पाए जाते हैं, आरईआर नहीं पाए जाते। इसका सही ऑप्शन था अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एंजाइम्स एंड अदर पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। एंजाइम्स और दूसरे पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं उनको कौन सिंथेसाइज करता है। जी, यहाँ पर पहले तीन ऑप्शंस जो हैं जिनमें अल्फा, बीटा और चार्ली, इनके अंदर राइबोसोम्स और राइबोसोम्स, ये राइबोसोम जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ या तो अटैच्ड हैं या वहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। मसलन पहले के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं, दूसरे के अंदर वो स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, तीसरे के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं इनका ताल्लुक प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन्स जो हैं वो आप जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स और एंजाइम्स ये सब प्रोटीन्स हैं इनकी नेचर, लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन डेल्टा आना था, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ। सही ऑप्शन था चार्ली, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स।
जी राइबोसोम्स जो हैं वो दो चीज़ों की इक्वल अमाउंट से मिलकर बनते हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी वजह से राइबोसोम्स को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द डायमीटर ऑफ पेरोक्सीसोम्स इज अप्रोक्सीमेटली। सही ऑप्शन था डेल्टा यानी 0.5 माइक्रोन मीटर्स। जी ये इसका ताल्लुक जो है इस क्वेश्चन का ये आपके नॉलेज के साथ है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। अल्फा ऑप्शन इसका बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए राइबोसोम्स जो हैं वो एमआरएनए के साथ कैसे अटैच होते हैं ये देखें ज़रा। ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है और ये ब्लू कलर की एक स्ट्रिंग जो आपको नजर आ रही है ये एमआरएनए की है। स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट सबसे पहले एमआरएनए के साथ अटैच होता है और फिर इसके बाद लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो है ये इन दोनों के ऊपर आके ओवरलैप करता है। लिहाजा एमआरएनए पूरा राइबोसोम जो है वो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के जरिए से एमआरएनए के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 ऑल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स इन सेल्स एक्सेप्ट। जी जितने भी रेगुलेटरी कंपाउंड्स हैं नीचे दिए गए वो राइबोसोम्स उनको सिंथेसाइज करते हैं मां सिवाय कॉर्टिसोल के। जी बीटा ऑप्शन था इसका सही ऑप्शन कॉर्टिसोल, जिसकी वजह सुन लें ज़रा यहाँ पर देखें कि इसमें अल्फा और चार्ली, अल्फा पे है ग्रोथ हार्मोन, चार्ली पे है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये दोनों प्रोटीन टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं। जबकि डेल्टा पे है हेलिकेज, ये एक प्रोटीन एंजाइम है। यानी दूसरे लफ्जों में अल्फा, चार्ली और डेल्टा ये तीनों की बेस जो है वो प्रोटीन है। जबकि बीटा जो है वो कॉर्टिसोल है और कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड टाइप ऑफ हार्मोन है। लिहाजा इसका सही ऑप्शन बीटा था, चूंकि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन्स को तो सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो स्टीरॉयड को सिंथेसाइज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विच इज करेक्ट अबाउट पोलिसोम। जी इसका सही ऑप्शन था बीटा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एमआरएनए विद मैनी राइबोसोम्स। जी पोलिसोम होता क्या है जरा यहाँ पर देखें कि जब बहुत सारे राइबोसोम मिलकर एक ही एमआरएनए के साथ अटैच हो जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम पोलिसोम का नाम देते हैं। लिहाजा ये पोलिसोम अब आपके सामने है। पोलिसोम की डेफिनेशन भी ये है व्हेन मेनी राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द सेम स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए देन अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड पोलिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है विच सेल ऑर्गेनेल लैक न्यूक्लिक एसिड। कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है कि जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पाए जाते। जी इसमें चार्ली ऑप्शन गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनेल हैं कि जिनके अंदर उनकी जो फॉर्मेशन है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पाए जाते। जबकि क्लोरोप्लास्ट का भी अपना न्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आरआरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो बाकी तीनों में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं लेकिन गोल्जी कम्प्लेक्स में नहीं पाए जाते। सही ऑप्शन था चार्ली गोल्जी कम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय। जिसका सही ऑप्शन था डेल्टा गोल्जी अपरेटिस। जी गोल्जी अपरेटिस के अंदर ही प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स की मिक्सिंग होती है और वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सिंपल सैक्स with acid phosphatases and several other hydrolytic enzymes found in a eukaryotic cells are called। जी सही ऑप्शन इसका डेल्टा लाइसोसोम्स। जी लाइसोसोम्स के बारे में हमने यही पढ़ा हुआ है कि लाइसोसोम्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एसिड फॉस्फेटेजेस और दूसरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का नाम देते हैं। जी सही ऑप्शन इसका डेल्टा lysosomes। Question number 22 है which of the following organelle is most abundant in those animal cells which exhibit phagocytic activity। जी कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि ऐसे एनिमल सेल्स में पाया जाता है जो ज्यादा फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। तो ज्यादा फेगोसाइटिक एक्टिविटी करने वाले एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स ज्यादा पाए जाते हैं। सही ऑप्शन इसका लाइसोसोम्स। चूंकि लाइसोसोम्स ना सिर्फ फेगोसाइटिक एक्टिविटी बल्कि ऑटोफेजी और बहुत सारी जो स्टोरेज डिजीजेज है उनको खत्म करने का काम भी सरंजाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ऑटोफेगोसोम्स आर एक्चुअली।
जी ऑटोफेगोसोम्स जो हैं वो असल में क्या होते हैं जी? सही ऑप्शन इसका सेकेंडरी लाइसोसोम। जी स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ज़रा आप ये डायग्राम की तरफ देखें। ये एक सेल है और सेल के अंदर इस वक़्त एक यहाँ पर ये लाइसोसोम है, ये लिखा भी हुआ है दिस इज़ लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम इस वक़्त अपने ही एक ऑर्गेनेल्स यानी इसी सेल के एक दूसरे ऑर्गेनेल के ऊपर अपने एंजाइम्स फेंक रहा है और उसको डाइजेस्ट कर रहा है। और देखें उसको कितने लाखों पीसेस के अंदर इसने वो तोड़ दिया है। लिहाजा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक डाइजेस्टेड ऑर्गेनेल है। ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो लाइसोसोम है, ऐसा लाइसोसोम जो कि ऑटोफेजी करे उसे हम ऑटोफेगोसोम का नाम देते हैं और ये ही एक सेकेंडरी लाइसोसोम है। सेकेंडरी लाइसोसोम इसको क्यों बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम इस वजह से कि प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है कि जिसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गोल्जी वेसिकल में पैक होके बंद होके निकला है और उसने अभी अपना एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम होगा। जैसे ही वो ऑटोफेजी या फेगोसाइटोसिस में हिस्सा लेगा तो वो फेगोसोम या ऑटोफेगोसोम बन जाएगा और वो फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। लिहाजा यहाँ पर ये जो लाइसोसोम है ये सेकेंडरी बन गया है। जब तक इसने अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया था तो ये प्राइमरी था, लेकिन अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इट इज अ कंजेनिटल डिजीज ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन विद एन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन लिवर एंड म्यूकस सेल्स। जी इसका सही ऑप्शन था डेल्टा, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। जी हमारे लिवर और हमारे मसल्स के अंदर जब ज़्यादा ग्लाइकोजन जमा हो जाती है तो उसके जमा हो जाने की वजह से हमें एक बीमारी लग जाती है जिसे हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ का नाम देते हैं। सही ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। जी जब लिपिड्स जो हैं वो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर जमा हो जाएं, एडअप हो जाएं, अकमुलेट हो जाएं, तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और इवन डेथ भी हो सकती है। और ये एक एंजाइम के ना होने की वजह से होती है और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोज़ामाइनिडेज। हेक्सोज़ामाइनिडेज ये एक एंजाइम है जो कि देखें यहाँ पर ये टे-शेक्स, इसकी एब्सेंस की वजह से टे-शेक्स की बीमारी फैलती है। अब ये एक बेबी है और इस बेबी के ब्रेन सेल्स, मतलब ब्रेन सेल से मुराद उसके न्यूरॉन के अंदर ये जो सेल बॉडीज़ है, यहाँ पर देखें जो रेड स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये सारे के सारे लिपिड्स के हैं। अब इस बेबी के पास हेक्सोज़ामाइनिडेज नामी एंजाइम मौजूद नहीं है जो कि इन लिपिड्स को ब्रेक करके यहाँ ब्रेन सेल से निकाल सके। तो ये जमा होते चले जाएंगे लिपिड्स और अल्टीमेटली इस बेबी का जो पूरा ब्रेन है दैट विल बी लोडेड अप विद द फैटी एसिड्स, विद द लिपिड्स, और अल्टीमेटली ये तकरीबन कोई 10 ईयर्स की एज तक पहुँचते पहुँचते इस बेबी की डेथ हो जाएगी और ये बीमारी जो है वो टे-शेक्स डिजीज़ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अमंग द फॉलोइंग which cellular organelle contains circular DNA and ribosomes similar to those found in bacteria। जी यहाँ मंदरजा झैल में से एक ऐसा ऑर्गेनेल है कि जिसमें सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो जाहिर है इसका सही ऑप्शन बीटा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको समझने के लिए आप लोग ज़रा ये दोनों डायग्राम्स देखें। लेफ्ट साइड पे ये बैक्टीरियम है और राइट साइड पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बैक्टीरियम के अंदर जो डीएनए होता है वो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो भी सर्कुलर फॉर्म में है और इन दोनों के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। सो इसका सही ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, द परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन इज। चार्ली ऑप्शन इसका बेहतरीन ऑप्शन था, 20 to 40%। ये इजी क्वेश्चन है, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं उनकी परसेंटेज जो है वो 20 to 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल आर रिलेटेड टू सेकेंडरी सेल वॉल एक्सेप्ट। ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी सेल वॉल से रिलेटेड है मां सिवाय एक के, और वो सेलुलोज है। ज़रा हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन ये देखें। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सेलुलोज की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट और उसके साथ पैक्टन और हेमीसेलुलोज, यानी तीन चीज़ें पाई जाती हैं, सेलुलोज, पैक्टन और हेमीसेलुलोज। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर
इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, सिलिका है, वैक्सेस है, क्यूटन है और लिग्निन है। तो ये चीज़ें सेकेंडरी सेल वॉल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि सेलुलोज जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है, बाकी तमाम क्यूटन, सिलिका और वैक्सेस ये सब चीज़ें सेकेंडरी सेल वॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेल। लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गेनेल में होता है? जी, इसका सही ऑप्शन SER डेल्टा इसका सही ऑप्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में किस ऑर्गेनेल का रोल है? सही ऑप्शन है इसका चार्ली, डिक्टियोसोम्स। जी स्टूडेंट्स, ये डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं जरा यहाँ पर देखें। डिक्टियोसोम्स के बारे में मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इन प्लांट सेल्स गोल्जी apparatus consists of a number of isolated units called as डिक्टियोसोम्स। यानी प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी apparatus है वो बहुत सारे आइसोलेटेड यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कंबाइंड यूनिट नहीं होता बल्कि आइसोलेटेड यूनिट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर गोल्जी apparatus के, जिन्हें हम डिक्टियोसोम्स का नाम देते हैं। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये कम्पैक्ट या लूज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब ये जो डिक्टियोसोम्स हैं, दी डिक्टियोसोम्स आर इंगेज्ड इन secretory activities because secretory materials are produced in डिक्टियोसोम्स and rapid divisions because wall materials are synthesized in डिक्टियोसोम्स। जी डिक्टियोसोम्स के अंदर सेल वॉल मटेरियल्स भी बनते हैं, ये secretory एक्टिविटीज़ करते हैं, लिहाजा डिक्टियोसोम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जबकि बाकी इन्वॉल्व नहीं हैं। जी स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के जो क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन थी ये मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन के लिए वेट कीजिए, मैं दूसरी डिस्कशन लोड करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।